चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना होता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। मानव प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत हम लोग को ये सारे बातों को पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र वर्क करता है। देखिए, किसी भी बीमारी को नहीं होने का कारण है, क्योंकि हम लोग हर रोज बाहर का कहीं कहीं का खाते ही हैं। हो सकता है वहाँ का पानी दूषित हो, कंटामिनेटेड हो, या फिर वहाँ का फूड जो है, भोजन जो हो, ये दूषित हो, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा तंत्र है, सिस्टम है, जो हमारे हमारा प्रोटेक्शन करता है, जो हमारा सुरक्षा करता है, और उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे पहले, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र वैसा तंत्र होता है जहां हमारे शरीर को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। लेकिन बात यह आती है कि कोई हमारे शरीर को कैसे प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए पहले, प्रतिरक्षा का मतलब होता है दूसरे से बचाना, यानी कि दूसरे से हमारी रक्षा करना। तो दूसरा मतलब हमारे लिए कौन हो सकता है जिससे बचाएगा? पैथोजन। हमारे लिए रोग कारक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भाई, जो हर जगह पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, और हम उनसे कहीं ना कहीं बीमार हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमारे शरीर में क्या है, एक सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम, एक तंत्र है। सिस्टम यानी कि तंत्र है जो हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और उसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा तंत्र वैसा तंत्र होता है जो रोग कारकों के पहचान करके, रोग कारकों के पहचान के द्वारा, रोग कारकों के प्रति अनुक्रिया के द्वारा, मतलब जो रोग कारक आया है उसके लिए रिस्पॉन्स देगा। आपको शुरू में ही बताए हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स का देना, सेकेंडरी रिस्पॉन्स का देना। जब तक वो पहचान नहीं करेगा तब तक रिस्पॉन्स कैसे देगा, अनुक्रिया कैसे देगा? क्योंकि अनुक्रिया देने के लिए उसको पता होना चाहिए, पहले पहचान करेगा, मालूम करेगा ये चीज कि क्या ये पहले से आया है कि फर्स्ट टाइम आया है, मतलब ये दूसरी बार आ रहा है हमारे शरीर में या पहली बार आया है। अगर ये हमारे बॉडी में पहली बार आया है तब उसके लिए जो रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न करेगा। अगर दूसरी बार आया है तब उसके लिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा और उसको भगा देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह कार्य करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र वैसा तंत्र होता है जो रोग कारकों के पहचान के द्वारा, रोग कारकों के अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग यानी रिस्पॉन्स के द्वारा, अनुक्रिया, और रोग कारकों के याददाश्त के द्वारा, उन्हें स्मृति के द्वारा याद करके, याद रखता है ना जी, ताकि दोबारा फिर उसके लिए वर्क करे, तो स्मृति के द्वारा हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, यानी कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आया? सीधे से बात आप बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र वैसा तंत्र है जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बात समझ में आया? यानी कि इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी या इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, यानी कि इम्यून सिस्टम वैसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब बात आती है कि प्रतिरक्षा कैसे प्रदान करेगा, तो आपको बताया है बाई रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचान करके, बाई रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया देकर, बाई रिमेंबरिंग उसकी यादाश्त रखकर। तो इस तीन तरीके से किसी भी रोग कारक का जवाब देता है हमारा बॉडी, और उस प्रकार हमें क्या मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। अब आइए इसी में हम लोग कुछ इसके आगे के टॉपिक को अब स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, आप लोग हेडिंग डाल देंगे, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में अब इसको हम लोग एक बार समझते चलते हैं। जो बातें हम आपको बताए हैं बस वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं आपको, इट इज द सिस्टम, या वैसा तंत्र होता है, सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी, जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी कि यह ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। लेकिन प्रतिरक्षा कैसे प्रदान करेगा, तो बाई रिकॉग्नाइजिंग यानी रोग कारकों के पहचान करके, रिस्पॉन्डिंग मतलब कि अनुक्रिया देकर, अनुक्रिया रिस्पॉन्स देकर, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये सब देकर,
एंड रिमेम्बरिंग फॉरेन एंटीजन, यानी कि फॉरेन एंटीजन मतलब होता है पैथोजन, यानी रोग कारकों के स्मृति के द्वारा। रिमेम्बर मतलब याददाश्त, याद रख के, मेमोरी के द्वारा उनको याद रखेगा, ताकि पहली बार अगर कोई रोग कारक आया है तो इसको याद नहीं रखेगा तो दूसरी बार उसको कैसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा, तो इसलिए उन्हें याद करके ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उन्हें याद रखता है। अच्छा, उसके बाद है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। यह एलर्जिक रिएक्शन में, यानी कि एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में और ऑटो इम्यून डिजीज में। देखिए, एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है एलर्जी के दौरान होने वाले जो भी हमारे शरीर में रिएक्शन है, समस्याएं हैं, यानी कि एलर्जी के का प्रतिक्रिया, एलर्जी प्रतिक्रिया उसको कहते हैं। एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भी ये अहम भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब कि एक मुख्य या महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब होता है भूमिका, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या चीज में भाग लेता है? इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। जैसे एलर्जी कैसे उत्पन्न होता है तो आपको पढ़ा चुके हैं। एलर्जी जो उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में मास्ट सेल होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में होगा। तो हमारे शरीर में जहां जहां लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें मास्ट सेल पाया जाता है, मास्ट कोशिका। और वही मास्ट कोशिका मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन के टिश्यू में मास्ट सेल पाया जाता है। बस समझ में आया? हमारे अंगों में, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में मास्ट कोशिका होगा, और ये मास्ट कोशिका जब एलर्जी होता है तो उस समय में दो केमिकल, मतलब ये केमिकल को स्रावित करता है, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जैसे ही हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव हमारे बॉडी में होगा, हमें एलर्जी उत्पन्न होता है। और एलर्जी का सिम्टम्स हमें कैसे पता चलता है? तो इसका सिम्टम्स होता है जैसे स्नीजिंग का आना, छींक का आना, वीजिंग होने लगता है, घरघराहट होने लगेगा, कॉफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसके बाद ये वाटरी आई हो जाता है, यानी पनीली आंखें हो जाता है, रेडिश फेस हो जाता है, चेहरा जो है लाल हो जाता है। अच्छा, रेसेस ऑन द बॉडी, ऑन द स्किन, त्वचे पर चकते पड़ जाते हैं, रेड रेसेस, लाल चकते पड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। तो याद रखिएगा, एलर्जी किस केमिकल्स के स्रावित होने से होता है? सेरोटोनिन तथा हिस्टामिन, याद रखेंगे। इसके विरुद्ध में जो हम लोग इससे छुटकारा पाने के लिए इसके ट्रीटमेंट में जो हम दवा देते हैं वो एंटी हिस्टामिन होता है, ठीक है, और स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, और एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, ये सब लिया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखें आप लोग। तो इस तरह से यानी कि यह इसमें भी अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी बात, ये ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग वैसा रोग होता है जिसमें हमारा बॉडी हमारे खुद के कोशिकाओं पर अटैक कर देती है, और जब हमारा बॉडी खुद के कोशिका पर अटैक कर देगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वहां क्या कर सकता है? वहां इम्यून सिस्टम बेचारा भले भूमिका उसमें भी निभाता है, लेकिन कितना निभाएगा? देखिए, इंसान अगर उसको अपना कोई सताए ना तो ज्यादा परेशान हो जाता है, दूसरे किसी के सताने से उतना परेशान नहीं होगा, कोई अपना सताए। बाकी तो आप लोग समझ सकते हैं, जब अपना, ठीक है, जब अपना सताए तो वही बात है। यहाँ जब खुद का शरीर खुद के कोशिकाओं पर अटैक कर देता है, तो खुद का बॉडी जब खुद के सेल पर अटैक करेगा तो इसके कारण क्या होगा? बहुत ज्यादा दर्द होगा, हाँ, ब्रेकअप हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, मतलब उसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज का नाम बताइए। स्व प्रतिरक्षा रोग, रिमेटोइड आर्थराइटिस, रिमेटोइड आर्थराइटिस। तो अगर कोई पूछेगा स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है तो क्या बोलेंगे? किसी अनजान कारणों से अथवा आनुवांशिक कारणों से, मतलब आप बोलेंगे बाई एनी अननोन रीजन और बाई द जेनेटिकल रीजन, ठीक है, यानी कि किसी अनजान कारणों से या किसी अननोन कारणों से या आनुवांशिक कारणों से जब हमारा बॉडी यानी आवर बॉडी अटैक्स ऑन सेल्फ सेल, यानी हमारे खुद के कोशिकाओं पर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब इसके कारण हमारी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम है रिमेटोइड
अर्थराइटिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, याद रखेंगे। अच्छा, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण में भी ये अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है एलर्जिक रिएक्शन को, ये दर्शा रहा है किसको? ये ऑटो इम्यून डिजीज को। दूसरे नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ऑटो इम्यून डिजीज, पहला नंबर हो गया एलर्जिक रिएक्शन, और तीसरा नंबर यहाँ फिगर जो देख रहे हैं यह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी कि अंग प्रत्यारोपण। तो अंग प्रत्यारोपण जो होता है यानी अंगों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह, जो भी होगा एक शरीर से दूसरे शरीर में अंगों का जो स्थानांतरण होता है उसको हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो यानी कि अगर कोई पूछेगा कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किन किन कामों में अहम भूमिका निभाता है, हमें प्रतिरक्षा तो प्रदान करता ही है, लेकिन यह एलर्जिक प्रतिक्रियाएं, यह एलर्जिक प्रतिक्रियाएं स्वप्रतिरक्षी रोग और अंग प्रत्यारोपण में भी अहम भूमिका निभाता है। बात समझ में आया? यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी लिख लेंगे ऐसे। अच्छा, ऊपर वाला का हिंदी हो जाएगा, यह वैसा तंत्र होता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र, यह वैसा तंत्र होता है जो रोग कारकों के पहचान के द्वारा, ये प्रतिक्रिया के द्वारा, मतलब रोग कारकों के पहचान के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा और उनके स्मृति के द्वारा, और रोग कारकों के स्मृति के द्वारा हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। यानी इम्यून सिस्टम क्या है? तो आप क्या लिखिएगा? यह वैसा तंत्र होता है जो रोग कारकों के पहचान करके अनुक्रिया, रोग कारकों के पहचान अनुक्रिया और रोग कारकों के स्मृति के द्वारा हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। याद हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट में इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है आप लोग को बताए थे। इसके अंतर्गत लिम्फोइड ऑर्गन पाया जाता है, यानी लसिकाभ अंग। लिम्फोइड ऑर्गन, लसिकाभ अंग वैसा अंग होता है जिसमें लिम्फोसाइट का जन्म होगा, परिपक्व होगा और तेजी से गति करता है, प्रोलिफरेशन होता है, यानी प्रचुरोद भवन। ठीक है, देखिए यहां दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लिम्फोइड ऑर्गन यानी इसके अंतर्गत इम्यून सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या शामिल होता है? तो सर लिम्फोइड ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, ऊतक होता है, कोशिकाएं होती है एंड एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, यानी एंटीबॉडी होगा। क्या क्या होगा? लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल और एंटीबॉडी। यानी प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सर लसिकाभ अंग लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू यानी कोशिकाएं, ऊतक, सेल यानी कोशिकाएं और एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी को हम लोग सोलुबल मोलेक्यूल यानी कि घुलनशील अणु भी कहते हैं। ये सोलुबल मोलेक्यूल होता है, घुलनशील अणु होता है। कौन? एंटीबॉडी। तो इसलिए इसके ब्रैकेट में सोलुबल मोलेक्यूल लिखा गया है। तो इसका हिंदी लिख लेना है, इसके अंतर्गत लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिका और एंटीबॉडी ब्रैकेट में लिख लेना है, घुलनशील अणु शामिल होते हैं। हो जाएगा? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला पेज है, इसमें हम लोग को जानना है कि ये अब आते हैं पहला नंबर, लिम्फोइड ऑर्गन। पहला नंबर में लिम्फोइड ऑर्गन को बाबू हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लसिकाभ अंग। ठीक है, लसिकाभ अंग लिख के ये हेडिंग डालना है, लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, लिम्फोइड ऑर्गन अब पहला नंबर, लिम्फोइड ऑर्गन वैसा ऑर्गन होता है, वैसा अंग होता है जहां लिम्फोसाइट यानी लसिकानु बताए हैं, बी लसिकानु, टी लसिकानु, यानी कि ये वैसा अंग होता है जहां लिम्फोसाइट का क्या होगा? उत्पत्ति होगा, यानी लिम्फोसाइट ओरिजिन होते हैं। देखिए, लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होना। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, परिपक्वन होता है, परिपक्व होते हैं। और क्या होगा? परिपक्व के बाद प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि तेजी से विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसको हम लोग प्रचुरोद भवन कहते हैं, प्रचुरोद भवन। ठीक है, प्रचुरोद भवन का मतलब होता है तीव्र गति से विकसित होना, वृद्धि करना। तो हम क्या बोले हैं? दीज आर द ऑर्गन्स, यानी ये वैसे अंग होते हैं वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स, यानी कि ये वैसे अंग होते हैं जहां लसिकानुओं का, यानी बी लसिकानु और टी लसिकानु का, जहां लसिकानुओं का उत्पत्ति,
कॉमा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, परिपक्वता और प्रचुरोद भवन होता है। बात समझ में आ गया? प्रचुरोद भवन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं तेजी से विकसित होता है, वृद्धि होता है। तो क्या बोलेंगे, यानी कि लसिकाभ अंग क्या होता है? लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाणुओं का उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति जहां लसिकाणुओं का उत्पत्ति कॉमा परिपक्वता और प्रचुरोद भवन होता है। हो जाएगा? चलिए, लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिम्फोसाइट भी दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोइड ऑर्गन यानी लसिकाभ अंग कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। बात समझ में आया? यानी लसिकाभ अंग कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बात आता है कि सर ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंतर्गत आता है जैसे हमारा बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और दूसरा नंबर में थाइमस। हमारा कौन कौन आएगा जी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में? बोन मैरो, अस्थि मज्जा और थाइमस। अच्छा, बोन मैरो की एक खास बात क्या है कि यहां हर तरह के ब्लड का निर्माण यहीं पे होता है, इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट भी। मतलब यहां हर तरह के ब्लड सेल का निर्माण ये बोन मैरो अस्थि मज्जा में ही होता है। हर तरह के ब्लड सेल का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में। उसके साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी यहीं पे बनते हैं। किसमें? ये बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनते हैं। आपको पढ़ाए हैं बी लिम्फोसाइट जो होता है मैच्योर कहां होता है? बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होता है? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होता है? थाइमस में। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो ही गो ऑर्गन आते हैं, दो ही गो अंग होते हैं। कौन कौन? बोन मैरो और थाइमस। तो अस्थि मज्जा और थाइमस को प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन अंग कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पहले देखा जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे, ठीक है? देखिए, अब देखिए बाबू, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या है? तो अगर हम बात करें प्राथमिक लसिकाभ अंग का, तो कैसे बोलिएगा? प्राथमिक लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लिम्फोसाइट क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं, जहां लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे, यानी कि लसिकाभ अंग जो होते हैं ये परिपक्व यहीं पे होते हैं। और ये एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी, सॉरी लिम्फोसाइट, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में विभेदीकृत भी हो जाते हैं। सर अभी इसका मतलब समझाइए। देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये पहला नंबर वाला, ये वैसा अंग होता है। मतलब अब आप लोग को हेडिंग डालना है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं, वैसे अंग होते हैं वेयर जहां लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, जहां लसिकाणु परिपक्व होते हैं, और डिफरेंशिएटेड मतलब होता है बाबू विभेदीकृत, विभेदीकृत होना या विभेदीकरण, विभेदीकृत होते हैं किसमें? टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। एंटीजन सेंसिटिव मतलब क्या? प्रतिजन संवेदनशील, प्रतिजन संवेदनशील, और लिम्फोसाइट मतलब क्या हो जाता है? लसिकाणु। प्रतिजन यानी इसका मतलब हो गया प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदीकृत होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा, ये वैसा अंग है जहां लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, परिपक्व हो जाता है। लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट आप पढ़े हैं ना, तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट परिपक्व यहीं पे हो जाता है। कहां सर? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग में। सर अभी तो आप बोले हैं कि बी लसिकाणु जो है बोन मैरो में मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस में मैच्योर होता है, और अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसी का ना दो गो टाइप है। मैंने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह का होता है। कौन कौन? एक बोन मैरो अस्थि मज्जा, दूसरा थाइमस।
तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों इसी में मैच्योर हो जाएगा। किस में? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो दो ऑर्गन है। प्राथमिक लसिकाभ अंग के दो अंग होते हैं। कौन कौन सर? एक होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा, और दूसरा क्या होता है? थाइमस। तो बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा और थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा। बस यही बात है यहाँ। तो सर परिपक्व तो यहाँ हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये एंटीजेन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जो लिम्फोसाइट पहले से इमैच्योर यानी अपरिपक्व अवस्था में था, जो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, एंटीजेन को नहीं पहचानता था, यानी पैथोजेन को, रोग कारकों को नहीं पहचानता था, प्रतिजन को नहीं पहचान रहा था। लेकिन अब वो प्राइमरी लिम्फोसाइट में मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद, अब वो लिम्फोसाइट हुआ अब नॉर्मल, अब वो इमैच्योर यानी अब वो अपरिपक्व लिम्फोसाइट नहीं रहा। अब वो लिम्फोसाइट मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद वो लिम्फोसाइट अब एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट भी बन गया। एंटीजन सेंसिटिव का मतलब होता है यानी प्रतिजन के संवेदनशील लसिकाणु बन गया। मतलब प्रतिजन अगर कोई भी आपके शरीर में अब आ जाए तो ये लिम्फोसाइट जो है अब उसको तुरंत पहचान लेगा। सेंस इसके पास हो गया उसको पहचानने का। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। बात समझ में आया? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का मतलब समझ गए आप? मैंने हम मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग कारक प्रवेश किया, अभी हमारे शरीर में लिम्फोसाइट बना है। लिम्फोसाइट सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ लिम्फोसाइट बना हुआ है। तो लिम्फोसाइट का उत्पत्ति हुआ है, कहाँ उत्पत्ति होता है लिम्फोसाइट का? अभी आपको बताए हैं जितना लिम्फोइड ऑर्गन है, लसिकाभ, अरे लसिकाभ अंग में ही लिम्फोसाइट का जन्म होता है। अभी ना बताए हैं, लसिकाभ अंग में ये लसिकाभ अंग में लिम्फोसाइट क्या होगा? जन्म लेगा, मैच्योर होगा और आगे की वृद्धि करेगा। लेकिन अब वो किसमें अगर पूछ दिया जाए कौन कौन लसिकाभ अंग में, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के किसमें? तो बी लिम्फोसाइट कहाँ? तो प्राइमरी लिम्फोसाइट के बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और टी लिम्फोसाइट कहाँ? तो थाइमस में। ठीक है, ये पूरा एकदम क्लियर रखिएगा। अच्छा अब सुनिए, उसके बाद अब मान लीजिए कोई रोग कारक हमारे शरीर में आया, बोन मैरो जो है, हम ये बी लसिकाणु जो है यानी लिम्फोसाइट जो है, दोनों बी और टी अभी अभी मैच्योर हुआ है। तो जब अभी अभी मैच्योर हुआ है, तो जब कोई रोग कारक आएगा ना हमारे शरीर में, तो अब उनको ये रिस्पॉन्स भी दे सकता है, यानी अब प्रतिक्रिया दे सकता है, अनुक्रिया दे सकता है। यानी कि अब वो सेंसिटिव वाला हो चुका है ग्रोथ करके। तो इसीलिए तब उसको कहेंगे हम लोग एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। तो इसका हिंदी लिख लेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा कि वैसा अंग, यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग के बारे में लिखना है। प्राथमिक लसिकाभ अंग वैस में लिखिए, वैसा अंग जहां लसिकाणु परिपक्व होते हैं। वैसा अंग जहां लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तथा प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदीकृत होते हैं। बात समझ में आ गया? यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या है? तो सर प्राथमिक लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकाणु परिपक्व होता है तथा प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदीकृत होता है, डिफरेंशिएट होता है। हो गया क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? बोन मैरो और थाइमस, यानी अस्थि मज्जा और थाइमस। ठीक है, अस्थि मज्जा और थाइमस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो मैरो, ठीक है, ये रेड मैरो। तो बोन मैरो जो है ये येलो मैरो, रेड मैरो हो गया, ये बोन मैरो है, देख लीजिए बोन मैरो यहाँ और यहाँ। ये रेड कलर वाला हो गया, रेड मैरो बोलेंगे। येलो कलर का हो गया तो येलो मैरो बोलेंगे। स्किन जो हमारा बोन होता है, हड्डी जो होता है, आप लोग चिकन उकन खाते हैं, मटन खाते हैं तो पता ही होगा सर, बाहर वाला लेयर थोड़ा हार्ड होता है, बाहर वाला लेयर कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है, तो उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, थोड़ा कठोर होता है। और उसके अंदर आते हैं तो भुसुर भुसुर करता है सर ना। हाँ, मैंने अंदर वाला बहुत अंदर लगता है कि वो राखी जैसा, एकदम स्पंजी जैसा होता है ना,
तो ये अंदर वाला है, देखिए उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। बाहर वाला कॉम्पैक्ट होता है, जैसे उसको कुड़कुड़ाते हैं। बहुत लोग आदत है भाई, मटन चाहे चिकन खाएगा तो ऐसा खाएगा ना कि कुत्ता भी हड्डी को देख के गाली देगा, समझे? हाँ, कि बेचारा मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, जितना था वो सब खा गया, वो कोची खाएगा। कुतवा सब क्या करता है, हड्डी चबाता है, हड्डी के अंदर का जितना गुद्दा होता है सबको खींच लेता है, बाकी वो हड्डी फेंक देता है, वो छोड़ देता है। अब उसमें जो मान लीजिए कि हड्डी तक इंसान अगर खा जाए तो फिर कुत्ता को क्या मिलेगा? तो वो देखिए कॉम्पैक्ट बोन होता है जो बाहर वाला हो गया, जो व्हाइट कलर का मोटा सा परत होता है, उसके अंदर जब आइएगा तो स्पंजी बोन होता है। ये तो ब्लड वेसल्स आप लोग जानते ही हैं, रुधिर वाहिका जो इससे होकर गुजरते रहती है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिएगा, उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं थाइमस में। तो बोन मैरो तो आप देख लिए, बोन मैरो अस्थि मज्जा। अच्छा अब आते हैं थाइमस में। तो थाइमस जो होता है इसके दो लोब होते हैं, बाइलोब्ड होता है, दो पालित होता है, द्विपालित। और ये कहाँ होता है? तो ये हार्ट के नजदीक और छाती के बाती के नीचे, जस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। छाती के बाती यानी छाती का जो हड्डी होता है उसके नीचे होता है, जस्ट बीनीथ द हार्ट, हार्ट सॉरी चेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन। अच्छा अब सुनिएगा, यानी छाती के बाती के नीचे होगा। अच्छा इसके दो लोब होता है, देखिए एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। इसको यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यही है आपका ये थाइमस। आए समझ में? चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं? चलिए अब लिखना है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला नंबर में अस्थि मज्जा, लिख लेंगे अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा में सभी प्रकार के ब्लड सेल का निर्माण होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, उसके बाद आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जितना भी ब्लड सेल है सबका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होता है। ये येलो मैरो और रेड मैरो होते हैं, ठीक है, जो आप अभी देख ही लिए। और दूसरा में थाइमस हो गया सबका, दूसरे नंबर में थाइमस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हो गया? चलिए अब आते हैं इसमें, हम लोग देखेंगे अब यहां से हमारा बोन मैरो की शुरुआत होती है, यानी अस्थि मज्जा। हाँ भाई, हो गया हो गया। चलिए अब सुनेंगे जरा, बोन मैरो आप लोग हेडिंग डाल देंगे अस्थि मज्जा। देखिए अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अच्छा अब पहले इसको समझ लिया जाए।
ठीक है, पहले इसको समझ लिया जाए अस्थि मज्जा को कि सर ये अस्थि मज्जा होता क्या है। तो बोन मैरो द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। देखिए बोन मैरो को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, सबसे मुख्य लसिकाभ अंग किसको कहते हैं, बोन मैरो को। क्यों सबसे मुख्य लसिकाभ अंग कहते हैं, क्योंकि सर यहाँ सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि ये बोन मैरो को यानी कि अस्थि मज्जा को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि ये अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग होता है। क्यों, क्योंकि हियर फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी और टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण यहाँ होता है, बी और टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण यहाँ होगा। तो देखिए अब इसको आप लोग को अस्थि मज्जा हेडिंग डाल के उसके बाद लिखना है द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, यानी कि सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होने वाला यह केंद्र होता है, सभी तरह के रक्त कोशिकाओं का निर्माण का केंद्र है। मतलब कि अस्थि मज्जा वैसा जगह होता है जहां सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं का ब्लड सेल का निर्माण होता है, जैसे इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी तथा टी लिम्फोसाइट भी यहीं पे निर्मित होता है। अच्छा अगला बात है, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, अस्थि मज्जा को हम लोग मुख्य लसिकाभ अंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के ब्लड का निर्माण होता है। हाँ एक एक मतलब प्राइमरी में दोनों अलग अलग बढ़ जाता है ना, मैंने मैच्योर होना, जैसे बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन जन्म तो बोन मैरो में होगा, बी लिम्फोसाइट का अब मैच्योर भी बोने मैरो में हो जाता है बी लिम्फोसाइट, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में जाकर मैच्योर होता है, और वो मैच्योरिटी का ऑर्गन है उसका। अच्छा तो बोन मैरो क्या होता है, मुख्य लसिकाभ अंग होता है। अच्छा आफ्टर मैच्योरेशन, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब मैच्योर हो जाता है कौन, लसिकाभ अंग, सॉरी लसिकानु लिम्फोसाइट। एक बात याद रखिएगा, हम लोग ये देख रहे हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट में क्या होता है, सॉरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में यानी प्राथमिक लसिकाभ अंग, दो तरह का लसिकाभ अंग होता है, एक प्राइमरी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो प्राथमिक लसिकाभ अंग में दो गो अंग होता है, पहला नंबर में बोन मैरो और दूसरे नंबर में थाइमस। अच्छा तो बोन मैरो जो होता है ना, जो अस्थि मज्जा होता है, ये वैसा जगह होता है, ये वैसा क्षेत्र है जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है, सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं इसके अंतर्गत बी और टी लसिकानुओं का भी निर्माण होता है, बी और टी लसिकानु का भी निर्माण होता है, वो भी ऐसे ब्लड सेल ही है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का टाइप है, वो भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है कौन, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अच्छा उसके बाद इसको हम लोग मुख्य लसिकाभ अंग कहते हैं, किसको, बोन मैरो को। अच्छा बोन मैरो में जितना भी अंग मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, वो परिपक्व होने के बाद दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जितना अंग मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अब वो परिपक्व होकर कहाँ चला जाता है, अब वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चला जाता है। तो आफ्टर मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बाद द लिम्फोसाइट यानी लसिकानु माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये मैच्योर होकर यानी कि मैचुरेशन के बाद लसिकानु परिपक्वता के बाद कहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट मतलब जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना को माइग्रेट कहते हैं। माइग्रेशन आप लोग पढ़े होइएगा कि जैसे गर्मियों के मौसम में या ठंडी के मौसम में बाहर की चिड़िया जो है उड़ के हम लोग की तरफ में आ जाती है, तो माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरे जगह आ जाती है, ठीक है, ताकि यहाँ मौसम गर्मी उसको मतलब ठंडा उसको कम मिलेगा, दूसरे जगह ठंडा ज़्यादा मिलेगा, या गर्मी अगर ज़्यादा लगेगा तो एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, तो माइग्रेशन कहलाता है। तो वही माइग्रेट वर्ड है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, परिपक्वता के बाद लसिकानु द्वितीयक लसिकाभ अंग में चला जाता है, ठीक है। इसको पहले एक बार उतार लीजिए, पूरे को तीनों पॉइंट को उतार लीजिए, तब एक साथ में नीचे हिंदी लिखवा देते हैं। अच्छा जब हम समझा रहे थे तो आप लोग छापे हैं ना, बड़ी तेज, एक एक करके दिख रहे हैं। चलिए तो एक एक करके लिख लीजिए। ऊपर वाले का सब लोग इंग्लिश उतार लिए, हिंदी बोले, जल्दी उतारिए, उतार लीजिए जो लोग नहीं उतारे हैं।
आगे बढ़े क्या? ऊपर वाले का हिंदी लिखेंगे। देखिए, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा वैसा क्षेत्र होता है जहां, अस्थि मज्जा वैसा क्षेत्र होता है जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं, जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं जहां सभी प्रकार के बीलस, जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं, कोशिकाओं, कोशिकाओं हो गया, सॉरी, जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु आते हैं, जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु भी आते हैं का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु, जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु आते हैं का निर्माण होता है। यानी अस्थि मज्जा वैसा क्षेत्र होता है या वैसा अंग होता है जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु लसिकानु आते हैं का, जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु आते हैं का निर्माण होता है। उन्हें बी और टी लसिकानु भी यहीं पर आते हैं, इसका निर्माण होता है। अब आप लोग क्या करिएगा, जिसके अंतर्गत जो लिखे है ना उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। जिसके अंतर्गत से, जिसके पूरा, और टी लसिकानु आते हैं तक, टी लसिकानु तक ब्रैकेट में डाल दीजिए। टी लसिकानु आते हैं, डालिए टी लसिकानु, हाँ, जिसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु आते हैं, इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब लैंग्वेज पढ़िए। अब लैंग्वेज क्या है समझ में आया? अस्थि मज्जा वैसा क्षेत्र होता है जहां सभी प्रकार के रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ब्रैकेट में क्यों डलवाए हैं? ताकि आपको पता चले वहां कि इसके अंतर्गत बी और टी लसिकानु भी शामिल होते हैं। बात समझ में आया? अच्छा चलिए अब दूसरे पॉइंट में लिखिए। देखेंगे अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग होते हैं। अस्थि मज्जा क्या होते हैं जी? तो अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग होते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग, मुख्य लसिकाभ अंग होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखिए, नहीं अगला वाला पॉइंट, अगला एरो देकर लिखना है। अब आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, हो गया। अब आफ्टर मैचुरेशन मतलब हो गया परिपक्वता के बाद, परिपक्वता के बाद लसिकानु, परिपक्वता के बाद लसिकानु द्वितीयक लसिकाभ अंग में चले जाते हैं। परिपक्वता के बाद, परिपक्वता के बाद परिपक्वता के बाद लसिकानु, परिपक्वता के बाद लसिकानु द्वितीयक लसिकाभ अंग में चले जाते हैं। परिपक्वता के बाद लसिकानु द्वितीयक लसिकाभ अंग में चले जाते हैं। ठीक है, परिपक्वता के बाद लसिकानु दूसरे लसिकाभ अंग में चले जाते हैं।
हो गया, द्वितीयक लसिकाभ अंग में चले जाते हैं। आपको लसिकाभ अंग यानी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ाए हैं, दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको पता है प्राइमरी में ये परिपक्व होता है, कौन, लसिकानु। तो जब प्राइमरी में परिपक्व होगा तो परिपक्व होकर कहां चला जाएगा, सेकेंडरी में चला जाएगा, बस यही बात है। टॉपिक क्लियर हुआ क्या, ये समझ में आ गया। बोन मैरो क्या होता है सर, बोन मैरो ऐसा क्षेत्र है जहां क्या होगा, जहां सभी प्रकार के ब्लड सेल का निर्माण होगा, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसके अंतर्गत कौन कौन, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी आता है। अच्छा, यह मुख्य लिम्फोइड ऑर्गन है, सबसे मुख्य लसिकाभ अंग इसी को बोलते हैं, बोन मैरो को, क्योंकि यहाँ सभी तरह के ब्लड सेल का निर्माण होता है। और परिपक्वता के बाद यह कहां चला जाएगा, सेकेंडरी में चला जाएगा। तो बोन मैरो तो अभी हम लोग देख लिए। थाइमस के बारे में आइए। अब वो थाइमस क्या है, थाइमस एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि द्विपालित स्ट्रक्चर होता है, जो हृदय के समीप होता है और छाती के बाती के नीचे होता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेना है थाइमस। दूसरे नंबर में आप लोग का हेडिंग डालना है क्या, थाइमस, दूसरा नंबर थाइमस। ठीक है, थाइमस। हाँ, चलिए एक बार समझ लिया जाए, इसको समझ के तब लिखेंगे तो अच्छा से याद होगा। सुनिए, थाइमस क्या है सर, थाइमस एक प्राइमरी, सबसे पहले थाइमस अगर पूछेगा तो आप लिखना, यहां से शुरू मत करिएगा, आपको एक बात और जोड़ना है इसमें, सर थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ऐसे बोलिएगा ना। थाइमस एक प्राथमिक लसिकाभ अंग है, पहले ध्यान से सुनिए, एकदम याद हो जाना चाहिए ये बातें। यानी थाइमस एक प्राथमिक लसिकाभ अंग होता है, ठीक है सर। हाँ, दूसरा बात बोलिएगा सर, यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी द्विपालित संरचना होता है, जो हृदय के समीप और छाती के बाती, माने छाती का जो ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होता है, बीनीथ, ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होगा। अच्छा, अब उसके बाद सुनिए, इसमें दो लोब जो आपके होते हैं, अभी हम बताए हैं, इसके कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, कौन कौन, लेफ्ट लोब और राइट लोब, यानी कि बायां पाली और दायां पाली, दो तरह का लोब होता है ना जी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लोब और राइट लोब। एक मिनट, इसको थोड़ा कैमरा को थोड़ा उठाने दीजिए। कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा था इसमें, हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, अब यहाँ दिख जा रहा है। हम क्या बोले हैं कि इसमें दो पाली होता है, दो गो लोब होता है, जैसे देखिए ये लेफ्ट लोब और राइट लोब और लेफ्ट लोब, दो गो है थाइमस का। थाइमस में दो गो लोब है कि नहीं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। अच्छा, ये थाइमसवा कहाँ है, तो ये हृदय है हम लोग का, हार्ट, तो हार्ट के तुरंत ऊपर है, हार्ट के तुरंत हृदय के समीप नहीं है जी, तो इसलिए हृदय के समीप बोला गया है, बीनीथ द हार्ट, यानी कि सॉरी बीनीथ नहीं, सॉरी नियर द हार्ट, यानी आप बोल सकते हैं हृदय के नजदीक है। अब बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे है। इसमें क्या गो लोब है जी, दो गो लोब है सर, दो गो, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब, दिख रहा है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो अब तो इससे ज्यादा क्लियर हो गया आप लोग का, क्या अच्छा, हृदय के तुरंत ऊपर, हार्ट के समीपे होता है कौन, हृदय के तुरंत ऊपर में थाइमस होता है। थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, यह जन्म के समय में बड़ा होता है, जन्म के समय में बड़ा होता है। लसिकाभ अंग जो है, सॉरी ये जो थाइमस है, ये थाइमस जन्म के समय में बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, और ये धीरे धीरे छोटे होने लगता है, और जब हम परिपक्वता तक पहुंचते हैं, पबर्टी तक, किशोरा अवस्था तक जाते हैं, 10 से 12 साल के होते हैं लगभग, तो उस समय में क्या होता है कि ये बहुत छोटा हो जाता है, एकदम से ये रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है।
बात समझ में आया, रिड्यूस होकर बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या बोले हैं, थाइमस क्या होता है कि यह जन्म के समय में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे इसकी आकार जो है घटते चला जाता है, और पबर्टी यानी किशोरावस्था के दौरान यह आकार में बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यही दूसरा पॉइंट है, इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ, यह जन्म के समय में बड़ा होगा लेकिन ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रिड्यूसेस इन साइज यानी आकार में घटने लगता है, एंड बिकम्स और क्या बन जाता है, वेरी स्मॉल साइज इन पबर्टी, और किशोरावस्था के दौरान बहुत छोटा आकार में हो जाता है। बात समझ में आया। अच्छा उसके बाद बोथ, दोनों ही, बोन मैरो भी और थाइमस भी, ये दोनों का काम होता है कि एक सूक्ष्म स्थान यानी सूक्ष्म वातावरण प्रदान करना, यानी थोड़ा जगह प्रदान करते हैं, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आप लोग को बताया है कि बी लिम्फोसाइट का तो मैचुरेशन खैर बोन मैरो में हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होता है इसमें मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट जो है मुख्य रूप से थाइमस में परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। एनसीईआरटी कहती है बोथ द बोन मैरो एंड थाइमस, यानी अस्थि मज्जा भी और थाइमस भी, ये दोनों मिलकर टी लिम्फोसाइट यानी टी लसिकाणु के विकसित होने के लिए तथा परिपक्व होने के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। यानी सूक्ष्म वातावरण मतलब वह थोड़ा जगह प्रदान करते हैं ताकि हे टी लिम्फोसाइट अब आप यहाँ प्रकट होइए, मतलब विकसित होइए, अब विकसित होकर अब क्या होइए, परिपक्व होइए। बस समझ में आया, मैच्योर होइए। तो इसलिए बोथ बोन मैरो एंड थाइमस यानी अस्थि मज्जा तथा थाइमस दोनों ही प्रोवाइड करना यानी प्रदान करते हैं क्या, माइक्रो इन्वायरमेंट्स यानी सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं, काहे के लिए, फॉर द डेवलपमेंट यानी कि विकसित होने के लिए, एंड मैचुरेशन यानी परिपक्वता के लिए। किसके विकसित होने और परिपक्वता के लिए, तो टी लिम्फोसाइट के विकसित होने तथा परिपक्वता के लिए सूक्ष्म स्थान यानी सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। चलिए अब इसको पहले आप लोग नोट करिए, पहला नंबर पॉइंट उतार लीजिए, फिर हम हिंदी बोल देते हैं, फिर दूसरा का, फिर तीसरे का। नहीं तो वो तो बोले हैं तो आप लोग को पता है, वो लिखने के लिए एग्जाम में बोले हैं, अगर थाइमस आ जाएगा तो यहां से नहीं लिखना है, उसमें एक वर्ड जोड़ देना है, पीछे जो पढ़ाए हैं क्या जोड़िएगा कि यह प्राथमिक लसिकाभ अंग है, वो तो पहले ही आप लोग को पढ़ा दी। हाँ, इट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। चलिए इसको उतारिए, वो याद हो जा रहा है कि नहीं, थाइमस समझ में आया रियल में होता कहाँ है, खाली नहीं ना कि हाँ थाइमस होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, कहाँ होता है वो क्लियर दिख गया, ये हृदय, ये हमारा हार्ट, हृदय, तो हृदय के समीप, छाती के बाती के नीचे। नहीं भाई बड़ा थोड़े रहता है, आप कुछ और देख लें जो बड़ा का बड़ा रह जाता है, इसको लिखिए। नहीं ये बड़ा कैसे रहेगा भाई, जब आप देख रहे हैं कि समय के साथ ये घटेगा, लिखिए। ये हुआ बात, अरे हमारा छाती का बाती भाई यहीं तक ना होता है, इसके तुरंत नीचे होगा। हाँ इधर से सब आया है, आके यहाँ मिला है, ब्रेस्ट बोन हमारा इधर रिब्स हो गया, ये बात समझो, इधर रिब्स हो गया, रिब्स माने बाती माने पसली, ब्रेस्ट बोन ये हो गया, इसके तुरंत नीचे यहीं पे होगा, यहीं पे होता है, तुरंत यहाँ होता है ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे होगा। बस समझ आया। अच्छा इसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ होता है हृदय, हार्ट, हृदय अगर यहाँ होगा तो हृदय का तुरंत ऊपर होता है थाइमस, आइए आपका छाती का बात ही, अब इसे क्लियर हो गया। चलिए हो गया, अब इसका हिंदी लिखिए, लिखेंगे यह ऊपर वाले का, यह एक द्विपालित अंग होता है, यह एक
द्विपालित, यह एक द्विपालित, द्विपालित माने दूगो पाली वाला, द्विपालित। आप लोग को पढ़ाए थे एंथर के बारे में, पराकोष के बारे में, तो बाइलोब नहीं बताए थे, द्विपालित। तो वैसे ही दूगो पालित वाला होता है। हार्ट का कई गो चैम्बर होता है? तो 4। तो चैम्बर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। 4 गो प्रकोष्ठ होता है। यानी इस तरह से हार्ट कई गो होता है? हार्ट एगो होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग के लिए वो 4 होता है। 4 कैसे? 4 गो चैम्बर होता है। अब मान लीजिए कि एक चैम्बर आप किसी को दे दिए, पूरा हृदय थोड़े दे सकते हैं, किसी को आप एक चैम्बर दे सकते हैं, तो भी आपके पास में 3 गो चैम्बर है, मैंने 3 जगह देने के लिए जगह है अभी आपके पास, यानी 4 चैम्बर। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए 4 गो चैम्बर भगवान दिए हैं। इसको लिखिए। हाँ, मतलब एक, अगर एक आदमी 4 आदमी को अपना हार्ट दान में दे देता है, हार्ट दान में 4 आदमी को दे सकता है, वो तो आप लोग बाकी समझ रहे हैं कौन सा दान दिया जाता है। दिल दान नहीं कर देता है, हार्ट कहिएगा तो कम समझ में आता है, दिल दान जो करता है, दिल दे देता है, हाँ, तो एक बार में 4 आदमी को दे सकता है। काहे कि 4 गो चैम्बर है, तो दिल में 4 गो जगह होता है रखने का किसी को भी। हाँ, चलिए लिखिए, लिखेंगे, हिंदी लिखे। यह एक द्विपालित संरचना होता है। अंग 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 लिखिएगा। यह एक द्विपालित अंग होता है जो, यह एक द्विपालित अंग होता है जो हृदय के समीप तथा, जो हृदय के समीप तथा ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होता है। यह हृदय के समीप तथा ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन लिख लीजिएगा, छाती का हड्डी, तो ब्रेस्ट बोन सीधे लिखिए ना, जो जो हृदय के समीप तथा ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होता है, जो ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होता है। हो गया, जो ब्रेस्ट बोन के तुरंत नीचे होता है। अच्छा, उसके बाद यह जन्म के समय में क्या होता है? बड़ा होता है। यह जन्म के समय में बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होता है, विकास होता है, वैसे वैसे ये क्या होगा? एंड बिकम्स वेरी स्मॉल साइज इन पॉवर्टी, और ये किशोरावस्था तक बहुत छोटा हो जाता है। दूसरा वाला का इंग्लिश लिख लिए हैं, उतार लेंगे। पहला वाला इसका लिख लेंगे, ए नंबर में 2 गो लोब होता है ना, इसमें बाइलोब्ड अगर है, 2 गो लोब होगा, तो एक लिख लीजिए, ये बायां पाली, दायां पाली, बायां पाली और दायां पाली, 2 गो पाली होता है इसमें, लेफ्ट लोब और राइट लोब। ये बात लिख लेंगे, बायां पाली और दायां पाली। बायां पाली और दायां पाली। बायां पाली और दायां पाली हो गया। चलिए, इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ, यानी यह जन्म के समय में बड़ा होता है, बट रिड्यूसेस, बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज, लेकिन आकार में धीरे धीरे घटते जाता है, और किशोरावस्था तक बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ में आया? हिंदी लिखेंगे,
चलिए अब हिंदी लिखिए। देखिए यह जन्म के दौरान, यह जन्म के दौरान आकार में बड़ा होता है। यह जन्म के दौरान आकार में बड़ा होता है। यह जन्म के दौरान आकार में, यह जन्म के दौरान आकार में बड़ा होता है। हो गया, यह जन्म के दौरान आकार में बड़ा होता है। परंतु 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 धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। परंतु धीरे धीरे घटने लगता है। देख ले, परंतु धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे घटने लगता है। और परंतु धीरे धीरे घटने लगता है और किशोरावस्था के दौरान, और किशोरावस्था के दौरान आकार में बहुत छोटा हो जाता है। और किशोरावस्था के दौरान, और किशोरावस्था के दौरान आकार में, और किशोरावस्था के दौरान आकार में बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, और किशोरावस्था के दौरान आकार में बहुत छोटा हो जाता है। चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट उतारिए। फेगोसाइट मीन्स होता है भक्ष काणु, यानी जो किसी को निगल जाए, जो खा जाए, उसको बोलते हैं फेगोसाइट। बताएंगे लसिकाणु तथा भक्ष काणु दोनों होता है, यानी किसी को खाने वाला और किसी के प्रति अनुक्रिया देने वाला, रिस्पांस देने वाला। अरे किसी के प्रति जो रिस्पांस देता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए हो गया। अब लास्ट पॉइंट उतार लीजिए। बोथ बोन मैरो एंड, ये बोतल डिस्टर्ब नहीं ना कर रहा है। बोथ बोन मैरो एंड thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. का जी आप लोग फोन बंद करिए, किसका वीडियो कॉलिंग आ रहा है? क्लास में वीडियो कॉलिंग निकाल के लड़का देख रहा है, दिखा रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। अभी लिखिए लिखिए, लिखेंगे आप, हिंदी लिखिए। अब लिखेंगे दोनों, लिखिए। अस्थि मज्जा तथा थाइमस, अस्थि मज्जा तथा थाइमस दोनों, अस्थि मज्जा तथा, अस्थि मज्जा तथा थाइमस दोनों टी लसिकाणु के विकास तथा, अस्थि मज्जा तथा थाइमस, अस्थि मज्जा तथा थाइमस दोनों टी लसिकाणु के विकास तथा, टी लसिकाणु के विकास तथा, टी लसिकाणु के विकास तथा परिपक्वता के लिए, टी लसिकाणु के विकास तथा परिपक्वता के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं, सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। यानी कि अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों टी लसिकाणु के विकास तथा परिपक्वता के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं, सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। विकास तथा परिपक्वता के लिए सूक्ष्म वातावरण
प्रदान करते हैं। हो गया, सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद का है, अब आते हैं, ये हमारा प्राइमरी का कहानी हो गया। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बाबू, अब आप लोग को दूसरा नंबर यहां पे देना है। सेकेंड नंबर पॉइंट देंगे, दूसरा नंबर, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसका मतलब होता है द्वितीयक लसिकाभ अंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग। चलिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी द्वितीयक लसिकाभ अंग उतार लिए। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, हेडिंग डालिए जो लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, द्वितीयक लसिकाभ अंग। अच्छा, ये द्वितीयक लसिकाभ अंग क्या होता है? यानी कि ये वैसे अंग होते हैं जहां प्राथमिक लसिकाभ अंग से परिपक्व होने के बाद लसिकाणु इनके पास आते हैं। अभी तो बताए हैं आपको। अरे ये देखिए, अपने भाषा में लैंग्वेज हमेशा बनाने की कोशिश करिए, याद जल्दी होगा। ठीक है, देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, प्राथमिक लसिकाभ अंग में क्या होता है? लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व का पूरा काम वहीं पे हो जाता है। अब परिपक्व होने के बाद अब वो कहाँ आ जाएगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो यानी कि सर, द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां प्राथमिक लसिकाभ अंग से लसिकाणु परिपक्व होकर वापस आते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, तो यानी कि आप बोलिएगा तो ऑर्गन टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम, माइग्रेट होने आना, आते हैं फ्रॉम, किस से? फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, आते हैं, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ काहे के लिए आए भाई? प्राइमरी में काहे नहीं रह गए? तो अगर प्राइमरी में तो सिर्फ वो मैच्योर होंगे, प्राइमरी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है। अब कोई पूछेगा बताइए प्राइमरी में से किसमें मैच्योर होता है और किसमें कौन मैच्योर होगा? जैसे लिम्फोसाइट तो दो तरह का होता है, एक बी और टी। तो बी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। और टी कहाँ होगा? थाइमस में। अगर पूछ दिया गया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। याद रखिएगा बाबू, बोन मैरो में बी और टी लिम्फोसाइट, सभी तरह का ब्लड सेल सब बोने मैरो में उत्पन्न होगा। तो जन्म होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में, अब मैच्योर होगा बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही, लेकिन टी लिम्फोसाइट थाइमस में। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ये वैसे अंग होते हैं टू विच मैच्योर, यानी जिसमें परिपक्व लसिकाणु माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां प्राथमिक लसिकाणु जहां पे लसिकाणु प्राथमिक लसिकाभ अंग से परिपक्व होकर आते हैं। ठीक है, और इंटरेक्ट, यहां आकर क्या करेंगे? इंटरेक्ट विथ एंटीजन। अब यहाँ एंटीजन से इंटरेक्ट होंगे, मतलब पारस्परिक क्रिया होती है किसके साथ? रोग कारकों के साथ। अब रोग कारक के साथ पारस्परिक क्रिया, चूंकि उसका काम है लिम्फोइड ऑर्गन का, ये लिम्फोसाइट का, लसिकाणु का काम ही है कि भाई तुम मैच्योर जल्दी से हो जाओ। जो भी लसिकाणु का निर्माण होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में वृद्धि करता है तेजी से, तो लसिकाणु परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होकर आ जाता है सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ उसको अपना इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया देना होता है। तो जब सेकेंडरी में आएगा तब अगर कोई भी रोग कारक आया हुआ है तो उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, पारस्परिक क्रिया करेगा, इंटरेक्ट विथ एंटीजन एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और उसके बाद तेजी से ये विकसित होकर पर एक प्रभावी कोशिका बन जाता है, यानी इफेक्टर सेल बन जाता है। मतलब अभी अपने प्रभाव को डाल सकता है। बात समझ में आया? मैंने पहले से बेचारा इमैच्योर था, तो मैच्योर होके और कहाँ आ गया जी? सेकेंडरी में आ गया। मैंने मान लीजिए कि जन्म हुआ बेचारे का, तो जन्म होने के बाद वो चला गया मामा जी के घर, मामा की, हाँ समझ रहा ना,
तब मामा जी का घरे जो होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। और जब थोड़ा बहुत चलने लायक हो जाता है तो फिर वापस आ जाता है अपने घरे। बस समझ में रहे, तो आ गया अपना फिर। अब तब सेकेंडरी में आ गया। तो सेकेंडरी में जब आया, तो सेकेंडरी में अब आके वो रोग कारकों के प्रति पारस्परिक क्रिया करेगा, इंटरेक्ट होगा उनके साथ। इंटरेक्ट होते होते ये अपने आप को अपनी वृद्धि करेगा, मतलब तेजी से ये प्रोलिफरेट करेगा, यानी कि प्रचुरोद्भवन होगा इसका। और प्रचुरोद्भवन करके तब जाके एक इफेक्टर सेल बन जाएगा, प्रभावी कोशिका बन जाएगा, जो किसी पर प्रभाव दिखा सकता हो। बात समझ में आया? इसमें जैसे स्प्लीन आ जाएगा, लिम्फ नोड्स आ जाएगा, अपेंडिक्स आ जाएगा, पियर्स पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन आ जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पियर्स पैचेज इसमें आ जाएंगे, अपेंडिक्स आ जाएगा, टॉन्सिल आ जाएगा, लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि आ जाएगा, और स्प्लीन यानी कि टॉन्सिल्स बोल दिए हैं, और लसिका ग्रंथि आ जाएगा, और उसके बाद स्प्लीन यानी कि पलिया आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन होता है सर? स्प्लीन यानी पलिया, लिम्फोइड सॉरी लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथि। सबसे पहले क्या बोलिएगा? स्प्लीन। याद रखिए क्या क्या बोलना है? स्प्लीन यानी पलीहा, लिम्फ नोड यानी लसिका ग्रंथि। उसके बाद आप बोलिएगा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स गला में होता है, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल। उसके बाद क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के पियर पैचेज, पियर्स पैचेज यानी पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और तब उसके बाद हो जाएगा अपेंडिक्स परिशेषिका। अपेंडिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिशेषिका। अपेंडिक्स जो है ये किससे जुड़ा होता है? हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम कोलोन रेक्टम, 3 गो पार्ट होता है ना जी, सीकम कोलोन रेक्टम। तो सीकम कोलोन और रेक्टम के छोटे बड़ी आंत के 3 गो पार्ट होता है, सीकम कोलोन रेक्टम। तो सीकम जो होता है पहला पार्ट, बड़ी आंत का पहला पार्ट, वहीं पे जुड़ा हुआ होता है क्या? छोटा सा एक उंगली नुमा संरचना छोटा सा होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, परिशेषिका। और ये अपेंडिक्स का काम पहले था हम लोग के शरीर में, कौन सा काम था? कच्चे मांसों को खाना, कच्चे मांसों को पचाना। जब हम कच्चे मांसों को खाते थे, आज से 1000 वर्ष पहले जब हम आदिवासी हुआ करते थे, कच्चे मांसों को खाते थे, भकलोल थे एकदम से, तब उस समय में जब नंगे पुंगे घुमा करते थे, तो उस समय में कच्चे मांस को पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पक्के मांसों को खाने लगे, हमारा अपेंडिक्स धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गया, कि बिना काम का हमारे शरीर में है। तो जो हमारे शरीर में जो उपस्थित हो पर कोई काम नहीं हो, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी अवशिष्ट अंग है, कोई काम अब नहीं करेगा। बस समझ में आया? अवशिष्ट अंग है बस ये। अब आप चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे रहने दीजिए। रहने दीजिएगा तो हो सकता है कहीं अपेंडिसाइटिस नामक एक बीमारी आप में उत्पन्न कर दे, जिसके फटने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जिसको नहीं लोग बोलता है पेंटिस फट गया है, गौआ में बोलता है पेंटिस फट गया है, यानी अपेंडिक्स वही होता है। बस समझ में आया? हाँ। अच्छा चलिए, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ये 5 गो है इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। पहले इसको उतार लीजिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब कि ये 5 गो है अलग अलग, वही है। हाँ तो लिखेंगे भाई, एकदम लिखेंगे। पहले आप लोग ऊपर वाला को उतारिए ना।
हो गया। हो गया, लिख लिए। अब हिंदी बोला जाए। अभी एग्जाम्पल मत उतारिएगा आप लोग, पहले इसका हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद पहले ऊपर वाला का हिंदी लिख लीजिए। अब लिखेंगे प्राथमिक लसिकाभ अंग वैसे, प्राथमिक, सॉरी प्राथमिक नहीं ना, द्वितीयक ना लिखना है, लिखेंगे द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे स्थान होते हैं। 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 वैसे स्थान होते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे स्थान होते हैं जहां जहां द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे अंग होते हैं जहां लसिकानुओं एक मिनट, अच्छा कोई नहीं, उसको हम दूसरे भाषा में, दूसरे बगल में उसको लिख लेंगे। पहले हम लोग इसी को लिख ले रहे हैं, लिख लेंगे जहां लसिकानु, क्या लिखें, जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ, जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। नहीं, लसिकानु लिखे, जहां लसिकानु, हम बोले हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे स्थान होते हैं जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। हो गया। और जो बाद में प्रोलिफरेट होकर, यानी प्रचुर संख्या में, और बाद में क्या लिखे हैं, और बाद में प्रचुर संख्या में, और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। प्रचुर संख्या में, ऐसे लिखिएगा, प्रचुर संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं, नहीं, उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर, और बाद में प्रचुर कोशिका में, सॉरी, प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। लिख लिए, द्वितीयक लसिकाभ अंग वैसे स्थान होता है जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ, जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। हो गया, प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। एक मिनट, अभी इसमें हम लोग कुछ बात ऊपर वाला छोड़ दिए हैं, उसको लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये वैसे अंग हैं जहां, लिखिए हिंदी में आपको दो अलग अलग डिफिनेशन भी मिल जाएगा इस तरह। ये वैसे अंग हैं जहां लसिकानु, ये वैसे अंग हैं जहां लसिकानु प्राथमिक लसिकाभ अंग से, ये वैसा अंग है जहां लसिकानु प्राथमिक लसिकाभ अंग से परिपक्व होकर चले आते हैं। ये वैसा अंग है जहां लसिकानु प्राथमिक लसिकाभ अंग से
परिपक्व होकर, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यही इसी के बारे में बताया जा रहा है। हम बोले हैं ये वैसे अंग है जहां लसिकानु प्राथमिक लसिकाभ अंग से परिपक्व होकर चले आते हैं, चले आते हैं। हो गया। अब आपको दो डिफिनेशन यहां मिल गया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सर ये वैसे अंग होते हैं जहां जहां लिम्फोसाइट यानी सॉरी जहां लसिकानु किसके साथ इंटरेक्ट होता है, जहां लसिकानु रोग कारकों के साथ, चाहे प्रतिजन के साथ, ठीक है, प्रतिजनों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और अपनी संख्या को प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं, ताकि अपने प्रभाव को आप दिखा सकें। या आप चाहें तो एक और तरीका से लिख सकते हैं, ये वैसे अंग होते हैं जहां प्राथमिक लसिकाभ अंग से लसिकानु परिपक्व होकर वापस आते हों। मैं समझ में आ गया। अरे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट लसिकानु परिपक्व होता है ना, अब परिपक्व होकर कहां आता है, सर सेकेंडरी में आता है। तो आपको नहीं बोल सकते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वैसा ऑर्गन है जहां जहां लसिकानु प्राथमिक लसिकाभ अंग से परिपक्व होकर वापस आते हैं, बोल सकते हैं ना ऐसे। ये भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे आपको याद रहे, एग्जाम में याद होना चाहिए। अब जैसे में आप लोग लिख लेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो इसके अंतर्गत आता है स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन बोले तो पलीहा स्प्लीन। अच्छा और कौन आ जाएगा, लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जोड़ दीजिएगा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा रुक जाइए, हाँ इसको उतार लीजिए। लिम्फ नोड्स अपेंडिक्स इसमें नहीं है, लिख लीजिए एक और नाम इसमें लिख लीजिएगा, 1 2 C D E, ठीक है, और F में एक लिख लेंगे अपेंडिक्स। परिशेषिका, जल्दी लिखिए बाबू, हेलो जल्दी उतारिए, समय नहीं है, डिजाइन बाद में करिएगा। अब लिखते चलेंगे इसका हिंदी, पलीहा लसिका ग्रंथि हो गया, देखिए जल्दी, पलीहा लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, टॉन्सिल, छोटी आंत के पेयर पैचेज, पेयर लिख लेंगे, छोटी आंत के पेयर पैच, छोटी आंत के पेयर पैच, और उसके बाद म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ब्रैकेट में माल्ट लिख लेंगे, ठीक है, माल्ट यानी श्लेषम संबद्ध लसिकाभ उतक, श्लेषम म्यूकोसा, एसोसिएटेड मतलब होता है संबद्ध, संबद्ध, लिम्फोइड माने लसिकाभ, और टिश्यू यानी उतक, यानी श्लेष्मा, श्लेष्मा
एसोसिएटेड मतलब युक्त, लसिकाभ ऊतक, उसी को बोलते हैं श्लेष्मा संबद्ध। हिंदी इसका हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। ये लास्ट वाला का हिंदी बोलें, लिख लेंगे श्लेष्मा, पहले इसी का लिख लीजिए, श्लेष्मा युक्त लसिकाभ ऊतक। हमारे शरीर में कुछ टिश्यू होता है, लिम्फोइड टिश्यू 50% ऑर्गन में है। ये लसिकाभ टिश्यू होता है जिसमें म्यूकोसा होता है, और वो म्यूकोसा ये भी हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। वही श्लेष्मा जो इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं म्यूकोसा के बारे में, म्यूकस। चलिए लिखेंगे श्लेष्मा, लिखिए श्लेष्मा, उसी को श्लेष्म कहते हैं। श्लेष्म, म्यूकोसा है तो श्लेष्म, और म्यूकस रहता है तो श्लेष्मा। तो श्लेष्म कर दीजिए, आकार मत खींचिएगा। श्लेष्म युक्त, देखिए श्लेष्म युक्त चाहे संबद्ध, उसी को कहते हैं संबद्ध। श्लेष्म युक्त लसिकाभ ऊतक, श्लेष्म युक्त लसिकाभ ऊतक हो गया। श्लेष्म युक्त लसिकाभ ऊतक लिख लिए। अच्छा, लास्ट में बाबू अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को हिंदी में लिखेंगे परिशेषिका। अपेंडिक्स को अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन परिशेषिका, परिशेषिका बोलिएगा तो शायद हो सकता है बाद में अभी भूल जाए कि परिशेषिका क्या होता है, लेकिन अपेंडिक्स से याद रखिएगा। और हिंदी लिख लीजिए, पैसा दे रहे हैं आप लोग इसलिए लिखवाना तो पड़ेगा। परिशेषिका लिख लीजिए, परिशेषिका, ठीक है। इसको हम देखिए, पेयर पैचेज होता है हमारे इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन में मदद करेगा पेयर्स पैचेज, वहां डाइजेशन में मदद करता है। उस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है, द्वितीय कलशिका अंग भी। एक मिनट सुनिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं एस्प्लीन के बारे में, यानी कि पलीहा। अब पलीहा क्या है इसकी बात किया जाए। पलीहा क्या है, अब देखिए, एस्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। सबसे पहली बात, एस्प्लीन यानी कि पलीहा की अगर हम लोग बात करें, पलीहा क्या है, तो पलीहा एक बड़ी सी बीन शेप्ड का, यानी कि पलीहा एक बड़ा बीन के आकार का, बीन मतलब होता है सेम, यानी सेम के आकार का, सेम के आकार का अंग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पलीहा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पलीहा एक बड़ी सेम के आकार का अंग होता है। ठीक है, एस्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड, बीन मतलब होता है बाबू सेम। तो सेम कैसा यानी पलीहा कैसा दिखाई देता है, तो पलीहा जो है ये भी दिखाई देगा किसके समान, तो सर ये भी सेम के समान ही दिखाई देता है। तो लिख लेंगे द एस्प्लीन, पहला पॉइंट, द एस्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी कि पलीहा एक बड़ी, पलीहा एक बड़ी सेम के आकार का अंग है। चलिए उसके बाद, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। बाबू लिम्फोसाइट को हिंदी में कहते हैं लसीकाणु, क्या बोलिएगा, लिम्फोसाइट को हिंदी में क्या कहा जाएगा, लसीकाणु, लसीकाणु। ठीक है, और फेगोसाइट मतलब क्या होता है, भक्षकाणु, भक्षकाणु, यानी कि इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। लिखेंगे इसका हिंदी, इसके अंतर्गत मुख्यतः लसीकाणु तथा भक्षकाणु होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः
लसिकानु तथा भक्षकानु होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः लसिकानु तथा भक्षकानु होते हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला है इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ, छोटा छोटा पॉइंट है इसके बारे में। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, यह फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि यह निस्यंदक की तरह कार्य करता है। फिल्टर करना मतलब कि निस्यंदक, यह निस्यंदक की तरह कार्य करता है। ऑफ ब्लड बाई, यानी कि यह रक्त के निस्यंदक की तरह कार्य करता है। बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि रक्त में मौजूद, रक्त में किसी भी प्रकार का अगर कोई सूक्ष्म जीव है, कोई भी रक्त में अगर सूक्ष्म जीव है तो उसको ये क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। यानी रक्त में मौजूद सूक्ष्म जीवों को फांस कर यह रक्त या रुधिर निस्यंदन के रूप में कार्य करता है। इट एक्ट्स एज, देखिए हम क्या बोले हैं, स्प्लीन एक बड़ी सेम के आकार की, सेम के आकार का एक बड़ा अंग होता है। स्प्लीन क्या है, पलिया क्या है, तो पलिया सेम के आकार का एक बड़ा अंग होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लसिकानु तथा भक्षकानु होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लसिकानु तथा भक्षकानु। अब लसिकानु का मतलब क्या है, तो लिम्फोसाइट। सर लिम्फोसाइट जो आपने पढ़ाया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनने में मदद करेगा। यानी लिम्फोसाइट का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स करना, प्रतिरक्षा का प्रतिक्रिया अनुक्रिया देना, प्रतिरक्षा का अनुक्रिया देना, उसके लिए इसमें लिम्फोसाइट भी पाया जाता है। अब देखिए एस्प्लिन में कितना फायदे हैं एस्प्लिन को, कि भाई इसमें लसिकानु भी होता है, लिम्फोसाइट भी होता है, जो अगर कोई रोग कारक प्रवेश कर गया तो उसके लिए ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा। और फेगोसाइटोसिस भी होता है, फेगोसाइट्स होता है, यानी भक्षकाणु होता है इसका अंतर्गत। भक्षकाणु मतलब कोई रोग कारक अगर आया तो उसको ये ट्रैप कर जाएगा, पकड़ लेगा, खा जाएगा। अब जरा हम लोग बात करिए कैसे कार्य करता है, ये किस तरह से कार्य करता है, ब्लड में कैसे रोग कारक को पकड़ने का काम करता है। तो इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड, यानी कि यह रक्त के, यह रुधिर के निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। कैसे, यानी निस्यंदक का मतलब होता है वो फिल्टर करने वाला। ब्लड में किसी भी तरह का अगर सूक्ष्म जीव मौजूद है तो उसको फिल्टर कर देगा, रक्त को छान लेगा, रक्त में मौजूद रोग कारकों को ये छान लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो इट्स एक्ट एज, इसलिए इसको बोला गया है यह किसके रूप में कार्य करता है, फिल्टर ऑफ द ब्लड, यानी रक्त के निस्यंदक, रक्त के निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। कैसे, बाई ट्रैपिंग, ट्रैपिंग मतलब होता है फांस लेना, पकड़ लेना। बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव में उत्पन्न, यानी कि रक्त में, रुधिर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों, हिंदी लिख लेंगे, हिंदी लिखे, रुधिर में, यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर, यह रुधिर में पैदा होने वाले, यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर, सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है, रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एस्प्लिन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। एस्प्लिन के पास में एक बड़ी सी भंडार है, किसका, लार्ज रिजर्वर। लार्ज रिजर्वर का मतलब होता है बाबू एक बड़ी सी भंडार। क्या चीज का भंडार है, इरिथ्रोसाइट्स का। इरिथ्रोसाइट्स हम लोग किसको बोलते हैं, आरबीसी को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यानी एस्प्लिन में एक बड़ी सी भंडार होती है, किसका, लाल रक्त कोशिकाओं का। हिंदी लिख लेंगे, एस्प्लिन में एक बड़ी, एस्प्लिन में लाल रक्त कोशिकाओं का एक बड़ा भंडार भी होता है। यानी पलीहा में लाल रक्त कोशिकाओं का बड़ा भंडार होता है। पलीहा में लाल रक्त कोशिकाओं का बड़ा भंडार होता है, बड़ा भंडार होता है जिसमें आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो एस्प्लिन में यानी पलीहा में एक बड़ा लाल रुधिर कोशिकाओं का भंडार होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है बाबू लिम्फ नोड्स, यानी लसिका ग्रंथि। हिंदी लिख लेंगे, लिम्फ नोड्स का हिंदी क्या होता है, लसिका ग्रंथि। हिंदी लिख लीजिए, लसिका ग्रंथि।
ठीक है, लसिका ग्रंथि। अब ये लसिका ग्रंथि क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, अब इसको समझेंगे। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। बाबू लिम्फ नोड छोटी सी ठोस की संरचना होती है, ठोस जैसी संरचना होती है, एक छोटा सा ठोस जैसा संरचना है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, यानी कि लिम्फ नोड्स लसिका ग्रंथि क्या होता है, एक छोटा कठोर यानी ठोस संरचना होता है, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लसिका तंत्र के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या है, तो लिम्फ नोड्स एक छोटी ठोस संरचना होता है। लिम्फ नोड्स आर ए स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, लिम्फ नोड्स एक छोटी ठोस संरचना होता है जो लसिका तंत्र के क्षेत्र, जो लसिका तंत्र के क्षेत्र पर अलग अलग स्थित होता है। ठीक है, हिंदी लिख लीजिए, इसको हिंदी उतार लेंगे। लसिका ग्रंथि छोटी ठोस संरचनाएं होती है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती है। हो गया, लसिका ग्रंथि छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होती है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होती है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट पे आइए। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिम्फ नोड्स जो है यानी लसिका ग्रंथि जो है, ये क्या काम करता है सर, ये सूक्ष्म जीवों को पकड़ने का काम करता है। सूक्ष्म जीवों को फांस लेगा, पकड़ लेगा, फंसा लेगा, या अदर एंटीजन या फिर अन्य किसी प्रतिजनों को पकड़ लेता है। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड्स। जैसे ही कोई भी, ये तब होता है, ये लसिका ग्रंथि जो है सूक्ष्म जीवों को या प्रतिजनों को तब पकड़ता है जब कोई भी सूक्ष्म जीव या प्रतिजन लसिकाणु में या ऊतक द्रव्य में, ऊतक तरल में आते हैं, तब उस समय में ये लसिका ग्रंथि जो है सूक्ष्म जीवों को फांस लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। चलिए इसका हिंदी लिख लेंगे बाबू, हिंदी लिखिए। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन, कोई सूक्ष्म जीव, या ऐसे लिख लीजिए, जो सूक्ष्म जीव या प्रतिजन लसिका, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आते हैं, जो सूक्ष्म जीव या अन्य प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आते हैं, लसिका और ऊतक तरल में आते हैं, लसिका ग्रंथि उन्हें फांस लेती है, यानी पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है। लसिका ग्रंथि उन्हें फांस लेती है, यानी पकड़ लेती है। लसिका ग्रंथि उन्हें फांस लेती है। अब आपको तो पता है भाई, लसिका ग्रंथि जब उन्हें पकड़ेगी तो लसिका ग्रंथि के पकड़ते ही अब वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, अरे लिम्फ नोड छोटा सा सॉलिड स्ट्रक्चर है जो लिम्फेटिक सिस्टम में यानी कि लसिका तंत्र में अलग अलग क्षेत्रों पर, स्थानों पर मौजूद होती है। अब ये क्या करेगी, जैसे ही कोई रोग कारक इसमें आया, अब वो इसे ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, और जब उसे ट्रैप कर लेगी तो अब अन्य प्रतिक्रियाएं, जैसे कि आपको पता है जब कोई रोग कारक आता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में रिस्पॉन्स उत्पन्न होगा, उसके लिए उसको मारने का काम किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमें ये पैथोजन से बचा लेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बस हम लोग का, माल्ट, MALT, माल्ट का पूरा नाम है बाबू म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या बोलेंगे इसे, माल्ट का पूरा नाम क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि इसका मतलब होता है
सलेस्म सलेस्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक, सलेस्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक। इसका मतलब हुआ बाबू, हमारे शरीर में बहुत ऐसे जगह हैं, जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, हमारे श्वसन पथ में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन पथ में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे पाचन तंत्रों में, हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, जनन मूत्र या मूत्र जनन पथ में, मूत्र जनन पथ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है श्वसन मार्ग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है पाचन तंत्र, और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब होता है मूत्र जननांग पथ या जनन मूत्र जनन पथ। ठीक है, मूत्र जननांग पथ या मूत्र जनन पथ। तो इन जगहों पर क्या पाया जाता है? माल्ट पाया जाता है भाई, यानी ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है वहां पे। और ये म्यूकसा, म्यूकस का नाम आप सुने हैं? म्यूकस, उसी वर्ड से यहाँ म्यूकोसा आपको दिख रहा होगा। यानी वहां सलेस्मा उत्पन्न होता है, चिपचिपे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो लाइनिंग में, किसके लाइनिंग में? अस्तर में। अस्तर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया इनका अस्तर, ये वाला, और यहाँ पर ये अस्तर हो गया। जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, आंत है, आपको बताए हैं ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेंजियल ट्रैक्ट, यानी जठरांत्र मार्ग। तो जठरांत्र मार्गों में जो नलिका होती है, उस नलिका में सपोज की अगर नलिका है, तो इस नलिका में चारों तरफ से क्या होता है? म्यूकस लगा हुआ होगा। और ये म्यूकस क्या करेगा? अब ये म्यूकस क्या करेगा बाबू, कि कोई अगर पैथोजन इसमें गया तो उसको फांस लेता है, ट्रैप कर लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। जैसे म्यूकस ट्रैप होगा, बाकी आगे जो सिस्टम आपका वर्क करती है, इम्यून सिस्टम, वो आगे की वर्क करेगी। बात समझ में आया? अब इट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये माल्ट कितना है? तो माल्ट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के 50% लिम्फोइड अंग में, मतलब कि लसिकाभ ऊतक के 50% जो है ये कौन होता है? माल्ट होता है। ठीक है, चलिए माल्ट के बारे में लिखेंगे, MALT, माल्ट। माल्ट का पूरा नाम क्या है? म्यूकोसा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं सलेस्म संबद्ध, यानी सलेस्म युक्त लसिकाभ ऊतक भी कहते हैं, चाहे सलेस्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी लिखिए, लिखेंगे माल्ट, माल्ट MALT, माल्ट लिखेंगे माल्ट प्रमुख पथ, प्रमुख पथ जैसे, माल्ट शरीर के प्रमुख पथ जैसे, माल्ट शरीर के प्रमुख पथ जैसे श्वसन पथ, या उसी को बोलेंगे शरीर के प्रमुख मार्ग, जैसे श्वसन मार्ग यानी श्वसन पथ, कोमा पाचन पथ या पाचन मार्ग, पाचन मार्ग, और मूत्र जनन, और मूत्र जनन, और मूत्र जनन पथ या मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग, मार्ग के भीतर मूत्र जननांग पथ के अस्तर के भीतर लिखिएगा, मूत्र जननांग या मूत्र जनन पथ के अस्तर के भीतर, के अस्तर के भीतर, के अस्तर के भीतर माल्ट स्थित होते हैं। लसिकाभ ऊतक उसको बोल दीजिए, लसिकाभ ऊतक, लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं, लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं। क्या बोला गया? शरीर के प्रमुख पथ जैसे, ऐसा लैंग्वेज में लिखेंगे, शरीर के प्रमुख पथ जैसे श्वसन पथ, जनन पथ, सॉरी श्वसन पथ, पाचन पथ और मूत्र जनन पथ के अस्तरों में, के अस्तरों के भीतर, चाहे अस्तरों में लसिकाभ ऊतक पाए जाते हैं, लसिकाभ ऊतक पाए जाते हैं। और ये क्या करेंगे बाबू? रोग कारकों को ट्रैप करते हैं, रोग कारकों को पकड़ लेते हैं, फांस लेते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं, जो माल्ट कहलाते हैं, जो माल्ट MALT लिख लीजिए, जो माल्ट कहलाते हैं। हो गया, यानी सलेस्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं। हो गया।
अगला एरो एक अगला उतार लीजिए। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का 50% होते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का, लिम्फोइड टिश्यू मानव शरीर का जितना है उसका 50% होता है। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का 50% होते हैं। बात समझ में आया? चलिए, इस तरह हमारा ये टॉपिक संपन्न होता है माल्ट तक का। बस इसके आगे जो है हम लोग कल के क्लास में शुरू करेंगे एड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्लास छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप सब पढ़कर आएंगे। माल्ट क्या है समझ में आ गया? कुछ नहीं सर, माल्ट जो है ना एक हमारे शरीर के प्रमुख पथ या मार्ग जो है, जैसे कि श्वसन मार्ग, जनन मार्ग, मूत्र मार्ग, ठीक है, या फिर पाचन मार्ग, इन सभी के स्तरों में, इन सभी के स्तरों के भीतर म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। इन सभी के स्तरों के भीतर म्यूकस पाया जाता है, तब श्लेष्मा होता है। वो कौन सा होता है? तो लिम्फोइड ऊतक होता है, लसिकाभ ऊतक पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग माल्ट कहते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ अंग का 50% भाग होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ तक इस वीडियो को देख लेंगे। जो भी वीडियो को देखे हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, और शेयर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।